हेलो गाइस, साक्षी हियर। हिस्ट्री सेट 3 के साथ मैं यहाँ पर हूँ। तो आई होप आपने सेट 1 एंड 2 देख लिया होगा, वह भी हिस्ट्री का ही था। तो हिस्ट्री में हम एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों करेंगे, तो ये सीरीज लंबी रहेगी। और न केवल हिस्ट्री बल्कि हमें ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड भी करनी है, पॉलिटी करनी है, इकोनॉमी करना है, एनवायरनमेंट करना है, साइंस एंड टेक करना है, और बिहार स्पेशल जीके के एमसीक्यूज भी करने हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यू बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरीके से हमें ये सब करना है। और आपने इतना तो देख ही लिया होगा कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डील कर रहे हैं, जिसमें आई थिंक 20 ईयर्स से पहले भी जो पूछे गए क्वेश्चंस है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत लंबी होने वाली है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। आपके एग्जाम में 2 महीना है, तो ये पूरे 2 महीना सीरीज चलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसका दमन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसके बाद भारतीय फौज का रीऑर्गेनाइजेशन या नव संगठन किया गया। तो ये किससे संबंधित है, कौन सा आयोग लाया गया था? तो ये जानना जरूरी है कि 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया घोषणा पत्र आता है। विक्टोरिया ने घोषणा की, और उस घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था कि एक तो गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ये पोस्ट होती थी, तो इसको खत्म कर दिया गया था। और अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन है, वहाँ किंग है, तो ब्रिटिश क्राउन, किंग और क्वीन, अब इसके अंडर में डायरेक्ट भारत के अंदर वाइसरॉय की पोस्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें पता ही है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग। तो कैनिंग को ही फर्स्ट वाइसरॉय बना दिया गया था अंडर ब्रिटिश क्राउन। इसके अलावा और क्या देखा था हमने, भारत सचिव की पोस्ट लाई गई। भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव। और भारत सचिव की हेल्प के लिए 15 सदस्यों वाली भारत परिषद बनाई गई। और आपने देखा होगा, वाइसरॉय तो हम सुनते हैं, लेकिन भारत सचिव और भारत परिषद हमें यहाँ नहीं दिखाई देती। तो वो इसलिए क्योंकि भारत सचिव की जो पोस्ट थी वो ब्रिटिश कैबिनेट में थी, राइट। और भारत सचिव को हेल्प करने के लिए भारत परिषद थी। क्लियर, वो यहाँ पे आती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय फौज को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया था, तो कौन से आयोग के तहत ये लाया गया? तो पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है पील आयोग, पील कमीशन। रीऑर्गेनाइज करने के लिए बोला गया फौज को, क्यों? क्योंकि 1857 का विद्रोह ये सेना से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि सेनाओं को अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया, और वह किया गया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत। ये पता ही है हमें। यहाँ पर क्या किया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर फौज को बनाया गया। और एक और चीज की गई, यूरोपीय जो थे सेना में, उनकी संख्या बढ़ा दी गई और भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन ए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन बी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ये तो बिल्कुल गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अब हम देख लेते हैं एक सी और ए, है ना, डिफरेंस देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबल आंसर चेक करेंगे। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो ऑप्शन ही भी नहीं है। अब देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन सी है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अच्छा, इसको देखने से पता चलता है कि ऑप्शन ए से बेटर ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें एक अमान्य मूल्य, ये वाला कॉन्सेप्ट भी था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब देख लेते हैं कि नील विद्रोह कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले तो ये कि पश्चिम बंगाल, ये बंगाल में नादिया जिला, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। और नादिया जिले के गोविंदपुर में नील विद्रोह की शुरुआत होती है। और ये किसके नेतृत्व में होता है? तो ये होता है दिगंबर विश्वास,
एवं विष्णु विश्वास, इन दोनों के नेतृत्व में इस विद्रोह को किया जाता है और ये चलता है 1859-60 में। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था, ये जो है ये ददनी प्रथा से संबंधित है। ये ददनी प्रथा क्या होती है, इसमें क्या था कि पहले ही एक मूल्य तय कर दिया जाता था। ठीक है, पूर्व में ही मूल्य को तय कर देते थे और जो कि बहुत कम होता था। और बाद में जब उपज इससे ली जाती थी किसानों से, तो उसी मूल्य पर ली जाती थी, चाहे उपज कितनी भी रही हो, और मूल्य कम दिया जाता था। तो इस तरीके से जबरन खेती कराई जाती थी। रैयत इस खेती को करना नहीं चाहते थे। तो ददनी प्रथा भी नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना कि नील विद्रोह को किसने मेंशन किया अपनी बुक में, दीन बंधु मित्र ने अपनी पुस्तक में नील विद्रोह को मेंशन किया है। ये जो ददनी प्रथा थी, इसमें क्या होता था कि पहले से ही मूल्य तय कर दिया जाता था और उस तय किए गए मूल्य का अग्रिम भुगतान भी कर दिया जाता था। सॉरी, अग्रिम अग्रिम भुगतान भी कर दिया जाता था। अब अग्रिम भुगतान कर दिया है तो अब जो किसान है वो बाध्य हो जाता है उसको देने के लिए, है ना। तो ये जो ददनी प्रथा है उसमें अग्रिम भुगतान कर दिया जाता था और जिसके कारण किसान बाध्य हो जाते थे और नील की खेती उगानी पड़ती थी और उनको कम मूल्य पर अपनी नील की उपज को देना पड़ता था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। अच्छा, मैंने कहा नील विद्रोह अभी हमने पीछे देखा, और नील विद्रोह को अपनी बुक में किसने लिखा है, जिसको उस बुक का नाम है नील दर्पण। नील दर्पण में किसने दर्शाया है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, या दीन बंधु मित्र ने, शरद चंद्र चैटर्जी ने, या रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो इसका सही आंसर है दीन बंधु मित्र। अभी हमने पीछे भी इसका जिक्र किया था। राइट। नेक्स्ट है, वह प्रथा वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो किसान खुद तो भूमि का मालिक रहेगा और खुद ही सरकार को भू राजस्व देगा। ठीक है। तो वह कौन सी प्रथा है, जमींदारी प्रथा। तो ये तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसमें तो जमींदार का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जमींदार बीच में आ जाते हैं, सरकार और किसानों के बीच में। रैयतवाड़ी प्रथा, रैयत का मतलब किसान होता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम ऑप्शन में, महालवाड़ी, महाल होता है गांव, ये भी नहीं हो सकता। दहसाला, ये 10 साल को दर्शाता है और ये अकबर के टाइम की प्रथा है, टोडरमल के द्वारा लाई गई, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है रैयतवाड़ी प्रथा। तो किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व देता था, रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ भी बंगाल से रिलेटेड है, बंगाल से संबंधित है, और ये करमशाह ने की थी, और ये भी धर्म सुधार से संबंधित है। सॉरी, ये भी धर्म सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट, फराजी कौन थे। फराजी कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी, या मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो इसका आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अच्छा, तो क्या था कि बंगाल में फरीदपुर, बंगाल के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह थे। उन्होंने अपना एक संप्रदाय स्थापित किया और संप्रदाय के अनुयायी क्या होते थे, फराजी कहलाते थे। अच्छा, ये संप्रदाय क्यों स्थापित किया, तो वही जो समाज में फैली हुई कुरीतियां होती है, तो हम कह सकते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में, समाज सुधार आंदोलन के रूप में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। तो हाजी शरीयतुल्लाह जो कि बंगाल के फरीदपुर से थे, उनके संप्रदाय के अनुयायियों को फराजी कहते हैं, और संप्रदाय संबंधित था धर्म सुधार और समाज सुधार से। राइट। नेक्स्ट है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो अभी हमने कहा कि फराजी होते थे अनुयायी और फरेजी उनका आंदोलन था जिसकी शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। अच्छा, अभी बताया भी था कि हमें धर्म सुधार की जरूरत क्यों पड़ रही है, समाज सुधार की जरूरत क्यों पड़ रही है, ऐसा जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर अंग्रेज आए
और अंग्रेजों ने यहाँ की कमजोरियों को ही अपना हथियार बनाया, और वो कमजोरी उन्होंने देखी यहाँ की संस्कृति में, कल्चर में। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ के कल्चर को रीड किया, उनको रीड करने के लिए अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया, रीड किया, समझा और यहाँ की कमजोरियों को समझा, और इसी को अपना हथियार बनाकर यहाँ पर राज किया। अब ये चीज हमारे देश के बुद्धिजीवियों को समझ आई, तो उन्होंने देखा कि अपने धर्म में सुधार करने की जरूरत है और समाज में सुधार करने की जरूरत है और इसके पिछड़ेपन को दूर करने की जरूरत है। और इसीलिए यहाँ पर काफी सारे धर्म सुधार आंदोलन चले, जैसे कि हम देखते हैं ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, रामकृष्ण मिशन हुआ, फरेजी आंदोलन हुआ, कूका, बाकी बहुत सारे आंदोलन। ठीक है, तो पहले अपने इस धर्म में सुधार करना और फिर अंग्रेजों से लड़ना, इन्हीं आंदोलन का मकसद था। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? अच्छा, अब एक और चीज जानने की जरूरत है, जो ये आंदोलन रहे हैं, शुरुआत इनकी धर्म सुधार से होती थी, बाद में ये कन्वर्ट हो जाते थे राजनीतिक आंदोलन में। इसका मतलब ये है कि पहले धर्म में सुधार करके समाज में एक अपनी जगह बनाई जाती थी, और फिर चूंकि ये लोग सजग रहते थे, तो इन्हीं लोगों को राजनीति में भी उठने का मौका मिल जाता था। इसी तरीके से ये आंदोलन, कूका आंदोलन भी ऐसा ही आंदोलन है जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। ठीक है, जो कि अंग्रेजों के अगेंस्ट होता था। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो सबसे पहले तो कूका आंदोलन की जो शुरुआत थी, शुरू किसने किया? तो वह क्या था? भगत जवाहर मल ने 1840 में। और जो कूका आंदोलन है उसको संगठित किसने किया? तो वह किया था गुरु राम सिंह ने। राइट। और अगेन किस लिए लाया गया था? ये पंजाब से संबंधित है, और ये लाया गया था सिख धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए। तो उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख अपने अपने धर्मों को सुधारने के लिए अलग अलग आंदोलन चले थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो दक्कन में जो दंगे हुए थे 1875 में, उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो कारण तो काफी सारे होते हैं, लेकिन वह कारण जिससे वो दंगा मैनिफेस्ट के फॉर्म में आया, वरना सभी के अंदर तो गुस्सा होता ही है, लेकिन वो दंगे के रूप में कब सामने आया, वो कारण क्या बना था, तो वह पूछा जा रहा है। अकाल की छाया, या महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, या ऊंची राजस्व, भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अच्छा, ये सब किसके अगेंस्ट? इस समय कौन? अंग्रेजों की बात हो रही है। तो इस समय क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। अच्छा, ये पता ही होगा 1875 का जो टाइम था वो अकाल पीरियड था, अकाल पड़ा था उस समय, और इस अकाल के दौरान जो भू राजस्व वसूला जा रहा था किसानों से, वो बहुत ऊंची दर पे था। तो भू राजस्व ऊंचा था, और इसके अलावा जब उसको पे करना ही मजबूरी होती थी तो कर्ज में दब जाता था किसान, तो कर्ज ज्यादा, उसके ऊपर ब्याज ज्यादा ले रहा है महाजन, तो ब्याज दर भी ज्यादा होती थी। तो ये सारे ही कारण थे। तो अकाल भी था कारण, महाजन के द्वारा ब्याज दर का बढ़ाना भी कारण था, भू राजस्व दर का भी, और बाकी ये, लेकिन उस समय का तात्कालिक कारण बना था ऊंची ब्याज दर। राइट। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ? रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो यह विद्रोह हुआ था 1822 में। रामोसी विद्रोह किस इलाके में हुआ? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, या पश्चिमी घाट? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। और रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? चित्तूर सिंह ने, चित्तूर सिंह ने। और एक और चीज, रामोसी कृषक किसानों का जत्था, जो कि एक लड़ाकू बल था, तैयार किया था किसके अगेंस्ट में? अंग्रेजों के अगेंस्ट में। किसने किया था? तो वह क्या था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, तो रामोसी कृषक जत्था या लड़ाकू बल वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, या अंग्रेजों के अगेंस्ट में ये किया था। और रामोसी विद्रोह की शुरुआत चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुई थी 1822 में, पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो वघेरा सरदार थे, और कहाँ के सरदार थे? तो ये विद्रोह कहाँ हुआ? ये बड़ौदा में हुआ। ठीक है, कैसे? तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में हुआ, और अंग्रेजों के साथ कौन मिल गए थे? बड़ौदा के गायकवाड़। इन्होंने मिल करके इन वगैरह सरदारों के अगेंस्ट जो कर था उसको बढ़ा दिया था, और इसी वजह से ये विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का टाइम पीरियड है
1818 में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो अंग्रेजों ने कुछ काम बहुत अच्छे भी किए हैं, जैसे कि विडोरी मैरिज हुई या फिर सती प्रथा का अंत हुआ। इसी तरीके से मानव बलि प्रथा को निषेध भी किया। तो ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा को निषिद्ध कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खोंड जनजाति। और खोंड जनजाति में नेता कौन था जिसके नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू हुआ था? चक्र बिसोई। ठीक है, नेक्स्ट। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो जो संथाल विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1855 में। कहाँ पर हुआ था? भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। और इस समय मेजर बारो को हरा दिया था संथालों ने। संथाल जीत गए, मेजर बारो को हरा दिया। अच्छा, नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्धो व कान्हो। ठीक है, नेक्स्ट है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये हमने देख ही लिया, सिद्धो और कान्हो। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, बी 1888, सी 1890, डी 1895। अच्छा, मुंडा विद्रोह जो है वो 1899 1900 इस दौरान होता है, लेकिन इसका आंसर 1895 माना गया क्योंकि यही इसके सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है मुंडाओं के बीच में, राइट। और बिरसा मुंडा को 1900 में क्या गिरफ्तार कर लिया था और फिर वहीं पर जेल में डेथ हो जाती है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका भी जो क्षेत्र था वो था रांची से भागलपुर तक। ठीक है, और ये विद्रोह मेनली क्यों हुआ था? तो जो मुंडा जनजाति थी इसमें सामूहिक खेती की जाती है। सामूहिक खेती का बहुत प्रचलन है। तो अंग्रेजों के आने से जमींदारी व्यवस्था आ गई, जागीरदारी आ गई, ठेकेदारी, ये सब नामों से जाना जाता है। तो इस व्यवस्था ने इनकी सामूहिक खेती वाली व्यवस्था को कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, राइट। अच्छा, बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड चाहते थे, झारखंड के पक्ष में थे, लेकिन उनके रहते ये सपना पूरा नहीं होता है। तो जब 2000 सन 2000 में झारखंड बनता है बिहार से अलग होकर के, तो उन्हीं के बर्थ डे पर, जो कि है 15 नवंबर को, झारखंड डे मनाया गया। तो झारखंड डे मनाया जाता है 15 नवंबर। और झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा को एक तरह की ट्रिब्यूट दी गई। ओके, नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो जो अभी हमने बिरसा मुंडा देखा, तो ये मुंडा विद्रोह है, उसी से उलगुलान विद्रोह जुड़ा है। या यूं कहिए कि मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और जानने की जरूरत है, दिकू, दिकू या दिकुओ, ये किसे कहते थे? तो गैर आदिवासी को दिक्कू कहा जाता था मुंडाओं के बीच, राइट, कि हमारी लड़ाई दिक्कुओं के अगेंस्ट है। ओके, नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो अभी हमने देख ही लिया है, रांची, रांची से भागलपुर। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड बनाना चाहते थे, बट उनके रहते नहीं बना, और ये बनता है 2015 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का बर्थडे होता है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? अच्छा, जो ये कोल जनजाति के द्वारा विद्रोह हुआ था, ये 1831 में हुआ था, और ये लगभग 1848 तक, बीच में गैप के साथ चलता रहा। ठीक है, और इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है छोटा नागपुर क्षेत्र से, छोटा नागपुर क्षेत्र से। और यहाँ पर पड़ता है सिंहभूम। इसके अलावा पलामू क्षेत्र इसी में आता है, हजारीबाग, राइट। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है होस विद्रोह हुआ किस समय में? 1620-21 में, 1720-21, या 1820-21, या 1920-21 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1820-21 में। संथाल
क्षेत्र में, संथाल परगना में, राइट। नेक्स्ट है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो आदिवासी ट्राइब्स यानी ट्राइब्स ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में विद्रोह कहाँ कहाँ किया? बिहार में, पंजाब में, सिंध में, काठियावाड़ में। तो इसका आंसर ऑप्शन ई है, युक्त में एक से अधिक, राइट। तो जहाँ जहाँ जनजातियां रही है उन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने इश्यूज के साथ अंग्रेजों के अगेंस्ट में विद्रोह किए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ई है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में उस समय काफी विद्रोह हो रहे थे, तो किसने उनके खिलाफ बगावत नहीं की? तो विजयनगरम का राजा, वो उसने तो बगावत की थी। हैदराबाद का निजाम उसने नहीं की। तमिलनाडु के पॉलीगर्स भी अंग्रेजों के अगेंस्ट में थे। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी भी अंग्रेजों के अगेंस्ट में थे। तो अंग्रेजों के चमचे कहे जाने वाले कौन थे? तो हैदराबादी निजाम। हैदराबादी निजाम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बगावत नहीं की थी, बल्कि उनके साथ जाकर के मिल गए थे, राइट। तो इसका आंसर है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है, तो उसमें एक विद्रोह का उल्लेख किया गया है, तो वो विद्रोह है ऑप्शन ए, सन्यासी। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, कूका, संथाल, नील। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, सन्यासी विद्रोह। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्र गीत है वो क्या है? वंदे मातरम। वो कहाँ से लिया गया है? वह भी यहीं से लिया गया है, आनंद मठ से। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो आक्रामक नीति अपनाने वाला आक्रामक वायसराय कौन था? तो देखिए, ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। बहुत आक्रामक नीतियां अपनाई थी और बहुत फेमस, जो आपने सुना भी होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, क्या करता है, जो भारतीय प्रेस थी जो यहाँ की भाषा में, देशी भाषा में अपने समाचार पत्र को छापती थी, तो उनको भी बंद कर दिया था इस एक्ट के तहत। इसको मुंह बंद करने वाला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंट्रोड्यूस लॉर्ड लिटन ने ही किया था। लॉर्ड लिटन कब आया था वाइसरॉय बन के? तो आया था 1876 में, और 1880 तक रहता है। उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन, जो कि काफी लिबरल होता है। लॉर्ड लिटन काफी ऑर्थोडॉक्स नेचर का होता है, या इंडियंस के अगेंस्ट में अपने एक्शंस लेता है। इसके अलावा तो यहाँ पर अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी, और इस तरीके से जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, वो हुआ था 1878 में। फर्स्ट कब हुआ था? तो फर्स्ट हुआ था 1838 से 42 में, लेकिन जो सेकंड वाला था ये लॉर्ड लिटन के टाइम पर हुआ था। ठीक है, तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन ने अपनाई। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? अच्छा, यहाँ पे रद्द करने की बात है, तो इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये अभी हमने बात की, इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने। ये लॉर्ड जैसे वर्ड्स तो यूज ही मत करो, लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लिटन ने, ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया? तो जो उसके बाद में आया, लॉर्ड रिपन। अभी बताया था लॉर्ड रिपन काफी लिबरल नेचर का रहा है। तो जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द भी किया। इसके अलावा हम जानते हैं यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो फादर है इंडिया में, किसे कहा जाता है? वो भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेंसस हुआ 1880-81 में, राइट। हालांकि फर्स्ट सेंसस 1878 में होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही हुआ। तो हमने यहाँ पे कई पॉइंट्स देख लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस लिटन ने किया और खत्म लॉर्ड रिपन ने किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? इसके तहत जो देशी अखबार थे या देशी प्रेस थी, भारतीय देशी प्रेस, उन सबको बंद करना था, या उन सबको कैंसिल करना था, उनके रजिस्ट्रेशंस को। ठीक है, इसको मुंह बंद करने वाला अखबार भी कहा जाता था। इसमें क्या किया गया कि अंग्रेजी अखबार वर्सेस इंडियन अखबार जो होते थे, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन की गई।
लॉर्ड रिपन के टाइम पर आकर के दोनों न्यूज़पेपर्स को इक्वली ट्रीट किया गया। दोनों मतलब विदेशी भाषा इंग्लिश वर्सेस इंडियन लैंग्वेजेस, उनको इक्वली ट्रीट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन सी मुकदमों के साथ, ऑप्शन डी किसानों के साथ। तो स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ। इसको इंग्लिश में बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और ये जमींदारों के साथ किया गया था। इसको देख लेते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले 1790 में 10 ईयर्स के लिए क्या लाया गया? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 1793 में आके इसी सिस्टम को परमानेंट कर दिया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट के रूप में इसको जाने लगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जमींदारी जो जमींदार होते थे उनको जमींदारी दी जाती थी जिन लैंड्स की, तो वो हर साल बार बार ऑक्शन ना करा के बल्कि उसको परमानेंटली दे देना और हेरिडिटरी राइट्स को प्रोवाइड कर देना उस लैंड पर। किसको? जमींदार को, ताकि वो आगे तक उस पर किसानों से राजस्व वसूली करता रहे और अंग्रेजों को देता रहे, और उनकी बार बार की ऑक्शन की जो झंझट है वो खत्म हो जाए, प्लस जो इनका रेवेन्यू है वो फिक्स रहे। इसके चलते इसको परमानेंट कर दिया गया। 10/11 तो वो देगा ब्रिटिशर्स को और 1/11 रखेगा अपने पास। ठीक है, समझ आया? तो 10/11 ब्रिटिशर्स को दिया जाता था, 1/11 अपने पास रखता था। तो इस तरीके से जमींदार क्या करता था? कोशिश करता था ज्यादा से ज्यादा वसूली करने की, ताकि उसका ये जो 1/11 पार्ट है वो बढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो सेम वही कारण था। देखते हैं ऑप्शंस में। जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ये गलत है। तो जमींदारों को तो जमीन दे दी गई थी, हेरिडिटरी रूप में अब उनके पास रहेगी। इसका मतलब ये कि उनके बाद उनका बेटा संभालेगा। हालांकि इसमें ये शर्त थी कि जब तक वह रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, जो फिक्स रेवेन्यू है वो उसको दिए जा रहा है जमींदार, तब तक वो उसके पास रहेगी। अगर उसका किसी भी तरीके से इन्फ्रिंज करता है, वो नहीं दे सकता, तो फिर उसको ऑक्शन करके किसी और को दी जाएगी। नेक्स्ट है, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, या भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो जो इसका आंसर है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, मतलब उसको फिक्स कर देना, ताकि बार बार ऑक्शन करके बार बार उसको डिसाइड करना ना पड़े। ठीक है, तो एक परमानेंट उनके पास रेवेन्यू आता रहे, ये उसका कारण था। और उसके बाकी बातें बताई दी है। कब इसको लागू किया गया? 1793 में कॉर्नवालिस लेके आया था। जमींदारों के साथ ये सेटलमेंट किया गया। जमींदारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो जमींदारों को उस समय जागीरदारी, मालगुजारी जैसे शब्दों से भी जाना जाता था इस प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है। तो इसमें क्या था कि इसमें जो जमींदार था उसका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, सीधा किसान ही भू राजस्व देगा। अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी तमिलनाडु रीजन में। तमिलनाडु रीजन में जो आज का है, लेकिन उस समय इसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे। बाद में इसको क्या बोलते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। शुरुआत किसने की थी इसको? तो 1792 में लेकर आया था इसको अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो भी इसी से रिलेटेड हैं, उसका संबंध भी यहीं से है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें आपको एक ईयर भरना है कि डैश डैश ईयर में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, बंगाल किराएदारी अधिनियम कब आया? इस बंगाल किराएदारी अधिनियम के तहत किराएदारों के अधिकारों को दिया गया, और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया? जो जमींदार थे या ओनर्स थे उनके अधिकार की बात हुई। तो जमींदारों के अधिकारों की बात हुई और किराएदारों के अधिकारों की, और ये आया था बंगाल किराएदारी अधिनियम के तहत। कब आया? 1885 में। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय,
बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद या डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की है। और ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये गुजरात से संबंधित थे। इनको मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है, मूल शंकर। और पता ही होगा 1775 में, सॉरी, हाँ, 1875 में इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना। और ये किससे संबंधित है? वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी दिया। इसका मतलब क्या है कि वेदों में जो भी अच्छी चीजें हैं, या ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं मेनली, क्योंकि उत्तर वैदिक पीरियड के बाद काफी सारी सामाजिक बुराइयां जन्म लेना शुरू कर देती है फीमेल्स के अगेंस्ट में, और जो लोअर डिवीजन में लोग आते थे उनके अगेंस्ट में। तो ये बात हो रही है ऋग्वैदिक पीरियड की। तो वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बहुत फेमस पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष, और उनके साथ थे मोतीलाल घोष। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। और ये पत्रिका क्यों फेमस है? तो बताया था अभी, 1878 में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था? जो समाचार पत्रों का मुंह बंद करने वाला एक्ट के नाम से जाना जाता है, लिटन लेके आया था। और इसको खत्म किसने किया था? रिपन ने। तो इस पत्रिका से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका क्या हो गई? रातों रात इसने बंगाली में छपती थी, तो बंगाली से खुद को कन्वर्ट कर लिया था अंग्रेजी पत्र में। ठीक है, बंगाली भाषा में छपती थी, लेकिन चूंकि वहां अंग्रेजी भाषा को छोड़ करके बाकी देशी भाषाओं के पत्रों को बंद कर रहे थे, तो रातों रात इसने इंग्लिश में चेंज कर लिया। इसलिए बहुत फेमस पत्रिका है। नेक्स्ट है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि देश की स्वतंत्रता में उदारवादी थे और एक तरफ उग्रवादी थे, उग्रवाद की विचारधारा को फॉलो करने वाले थे। उग्रवाद को क्या बोला जाता है? एक्सट्रीमिस्ट। इसको फॉलो करने वालों को बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। और ये होते थे लिबरलिस्ट, लिबरल, मॉडरेट्स। अच्छा, इसमें कौन आता था उग्रवाद में? तो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाते हैं ये ट्रिनिटी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अखबार था जो उदारवादी नीतियों का प्रचारक था? तो इसका जो आंसर है वह है लीडर। किसका था ये? मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया। इसका मतलब है कि ये किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे? उदारवादी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ठीक है, अब उदारवादी और उग्रवादी आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था? तो उग्रवादी क्या करते थे कि अंग्रेजों के अगेंस्ट थे, वो पूरी तरीके से उनको उखाड़ फेंकना चाहते थे। उदारवादी अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे, बस वो चाहते थे कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियों में चेंजेस आए। और उन नीतियों को कहाँ चेंज किया जा सकता है? पार्लियामेंट में बैठ करके। तो इनकी दोनों की आइडियोलॉजीज में डिफरेंस था। ठीक है, अब बाकी के न्यूज़पेपर देख लेते हैं। न्यू इंडिया किसका था और यंग इंडिया? तो न्यू इंडिया था एनी बेसेंट का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का। और फ्री प्रेस जनरल ये एक प्रेस थी। ठीक है, नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो देखो, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझने की जरूरत है। जब हम शताब्दी की बात कर रहे हैं, 19वीं की बात कर रहे हैं, तो ये बात हो रही है 1801 से लेकर के कब तक? 1801 से लेकर के 1899 तक। ठीक है, अच्छा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1800 से लेकर के 1899 तक। जैसे ही ये 1900 में पहुंचेगा, तो 1900 से लेकर के 1999 हो जाएगी हमारी 20वीं शताब्दी। ये हो गई हमारी 19वीं शताब्दी। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 2000 से लेकर के 2099 तक 21वीं शताब्दी। इतना तो खैर समझ आता ही है। तो 19वीं शताब्दी यानी कि इस टाइम पीरियड में काफी सारे धर्म समाज सुधार आंदोलन हुए थे। धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, तो ये जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित करते किए थे? तो ऑप्शन ए बुद्धिजीवी, यस। नगरीय उच्च जातियां, देखो बुद्धिजीवी का मतलब उस समय के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने ही ये स्टेप उठाया। और नगरों में रहने वाली जो उच्च जातियां थी उन्होंने भी इसमें स्टेप्स लिए। और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग ने भी। ऑप्शन बी उदार रजवाड़े, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो इसको हटा के तो इसमें नीचे आंसर आ जाता है 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी।
इसका आंसर है। क्लियर? तो 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया, नगरीय उच्च जातियों ने हिस्सा लिया और निर्धन सर्वसाधारण वर्गों ने हिस्सा लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या राजा राम मोहन राय? इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के अलावा उन्हें नव युग का दूत भी कहा जाता है। उन्हें अतीत व भविष्य का पुल भी कहा जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। उन्हें अग्रदूत भी कहा जाता है। तो काफी सारे नामों से जाना जाता है। मेनली उन्होंने क्या किया था, इस समय ये बात हो रही है 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी के बुद्धिजीवियों में वो थे और हर उन सामाजिक बुराइयों पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया जो सदियों से चली आ रही थी और उनको खत्म करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ भी लिया। तो इसमें विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा को खत्म किया था। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा की शुरुआत हुई थी 1815 में, राजा राम मोहन रॉय ने की थी और ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे और ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, पहले ब्रह्म सभा कहा जाता था, बाद में ये ब्रह्म समाज के रूप में कन्वर्ट हो गया। 1828 में इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के 1829 में बंगाल में और 1830 में बाकी दूसरी प्रेसिडेंसीज में सती प्रथा को खत्म किया और इसी के चलते राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में। बाद में उसे ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। हालांकि इसमें आंसर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको स्टार कर दीजिए। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब? 1828 में। नेक्स्ट, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने। इसका सही आंसर है कब किया? 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में, और फिर 1830 में बाकी जो बंबई की प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहां पर खत्म कर दिया। किसने साथ दिया था? राजा राम मोहन राय ने, यानी कि एडवाइस किसकी थी? राजा राम मोहन राय के कहने पर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कब? तो 1867 में केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के इसकी स्थापना की थी। अच्छा, ये समाज सुधार से संबंधित था। किस तरह के सुधार? तो जैसे कि जाति प्रथा उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित थी तो उसको खत्म करना, इसके अलावा स्त्री पुरुष की जो विवाह की एज थी उसको बढ़ाना और विधवा विवाह को प्रचलित करना, इस तरीके से। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि लेटर हाफ की बात हो रही है। उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो काफी फेमस है, हम जानते भी है। ऑप्शंस में देखते हैं। ए ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी बंकिम चंद्र चैटर्जी या डी राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय तो फर्स्ट हाफ में थे, है ना, और हमने देखा था उनको अग्रदूत कहा जाता है आधुनिक भारत का। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। और क्या क्या चीज फेमस है पता ही होगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए और वहां पर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण दिया था और इंडियन रिलीजन और इंडियन कल्चर को वेस्टर्न वर्ल्ड से क्या किया? रूबरू कराया।
और इसके अलावा 1897 में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, जो उनके क्या थे, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक और चीज, जो ये रामकृष्ण मिशन होता है, ये वेदांत दर्शन को फॉलो करता है, वेदांत दर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखनी है। और यहाँ पर एक चीज और, उनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्लियर। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो अभी हमने देख ही लिया है, 1897 में। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या किया गया? आर्य समाज। कब किया गया था? 1875 में। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इसके अलावा इनका जो मेन मकसद था वो था वेदों की ओर लौटो। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अभी एक मूवी भी रिलीज हुई है इस पे, काफ़ी अच्छी है। इनका जो जन्म हुआ था वो माली परिवार में हुआ था, और उन्होंने बचपन से ही ब्राह्मणों का इनके प्रति जो व्यवहार था वो देखा था, तो ब्राह्मणों के अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई। और गुलामगिरी इनकी किताब है जो समाज सुधार से संबंधित ही है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। आगे मिलते हैं सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट कीजिए अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।